रेशु गुप्ता के साथ में जो घटना घटित हुई, वहाँ पर चश्मदीद के तौर पर उनकी बड़ी सिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थी, खुशबू गुप्ता। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ घटना घटित हुई। खुशबू जी, आप वहाँ पर मौजूद थी जब रेशु जी वहाँ पर जब अपनी कार्ट के पास में मौजूद थी, पुलिस वाले आए और उन्होंने क्या कुछ कहा था? जी सर, मैं वहीं एकदम सामने ही मौजूद थी। वो सब इतनी जल्दी हुआ है कि हम लोग बस देखते ही रह गए और हाथ बस बढ़ाया है कि हम कुछ कर सके, बचा सके, लेकिन वो इतनी जल्दी हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं सके। बस बोल के और वो बस फेंक के और गाड़ी में बैठ के चले गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब चंद सेकंडों के अंदर बोला और बस सीधे पानी फेंक दिया उन्होंने। बिल्कुल, वो मतलब मौका नहीं दिया आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल भी भी। बिल्कुल मौका नहीं मिला। अगर मिला होता तो हम कोई कोशिश, मैं बस बोलती रह गई कि वो पानी गिरने वाला गिर जाएगा, उसके ऊपर बचाना है। ये सब मतलब मेरे दिमाग ने प्रोसेस ही किया था कि मैं बोल भी नहीं पाई और उतनी जल्दी वो सब कुछ हो गया। नहीं तो मैं वही सोचती हूँ कि काश कुछ ऐसा पावर होता मेरे पास कि मैं वो होने ही ना देती और ये सब बात यहाँ तक आती ही नहीं। पुलिस वाले ने कभी सोचा नहीं था कि, या फिर जानबूझ के उन्होंने कोशिश करी इस तरह? नहीं देखो, जानबूझ के तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि कोई अपने सर पे इतनी बड़ी मुसीबत क्यों लेगा, इतना बड़ा बखेड़ा हो ही गया है। जानबूझ के तो उन्होंने नहीं किया है, पर अगर उनसे हुआ भी, क्योंकि उनका खुद का भी हाथ जला था, तो अगर उनसे हुआ तो उन्हें एक बार पलटना देखना ज़रूर चाहिए। उनको कितना भी जल्दी रहा हो, लेकिन उन्हें पलटना था, देखना था कि मैंने क्या किया है पीछे। उन्हें एक इंसानियत के नाते देखना चाहिए था, ज़रूरत थी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। चलो वो तो चले गए, फिर जो दूसरे ऑफ़िसर की गाड़ी आई, हम उनसे भी बोलते रह गए कि ऑफ़िसर कैसे कर सकता है, कैसे जा सकता है ऐसे करके, उसको किसने अधिकार दिया ये सब करने का, ऐसे पावर का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है वो भी बस बर्बरता करके चल गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस हटो 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 करते बोलते चले गए, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कि कितनी चोट लगी है, क्या कुछ नहीं हुआ है, पूछा कुछ उन्होंने। नहीं बोला। बस अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। बस हम लोग वहाँ लड़ते रह गए। फिर उनका कॉन्वॉय पास ही हो रहा था कि हम लोगों ने भी कॉन्वॉय का भी विरोध किया कि सर को पता चले, सीएम सर को, कि हमारे साथ क्या हुआ है, कितना बुरा हुआ है, उन्हें अभी पता लगना तो चाहिए। सीएम साहब ने कुछ गाड़ी रोकी उनकी या फिर? गाड़ी रुकी है कुछ सेकंड के लिए, दरवाज़ा भी खुला था, लेकिन शायद अब उन्होंने कुछ बोला होगा कि सर कुछ भी हो सकता है, अंदर किसी ने बोल दिया हो ऐसा, तो फिर गाड़ी फिर चली गई है। फिर हम लोग वहाँ बहुत देर तक वो दर्द में चीखती चिल्लाती रह गई। फिर हम उसे वहाँ से लेकर मैं, हॉस्पिटल आप ही लेके गए थे हाँ, उनको? वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि मेरे गाड़ी पे चलिए, पर मुझे पता था मुझे कहाँ ले जाना है, कहाँ सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। फिर मैं अपने पे उस टाइम भरोसा करना भी बहुत अपने में होता है, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। मेरे पास अपने खुद की गाड़ी थी, तो मैं उसको उस पे बैठा के अपने पास के नज़दीकी, क्योंकि कपड़ा चिपक गया था, तो मैंने सोचा पहले घर जाके कपड़ा हटाऊं, क्योंकि वो एक लड़की है, कैसे कपड़ा हॉस्पिटल में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उसको इतना दर्द हो रहा था कि कपड़ा चिपक गया है, अब डॉक्टर ही जानेंगे कैसे, क्योंकि उनको तो सब पता होता है कि लड़की है लड़का है, कपड़ा कैसे हटाना है कैसे नहीं। अब वही करेंगे, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं घर नहीं जा सकती। तब मेरे घर के पास में ही हॉस्पिटल है, मैं वहाँ ले गई, सब डॉक्टर ने सब डील किया, दवाई ववाई की, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन उसका दर्द आराम नहीं आया। बहुत रोई वो, 8 से 10 घंटे बहुत रोई, बहुत। प्रशासन वगैरह का कोई अधिकारी आपके घर आया बातचीत करने के लिए, या कहा कि कहीं ना कहीं हम मदद करेंगे, जो घटना घटित हो गई उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आपसे कहा कि चिकित्सा का खर्चा हो या परिवार का जो भी है भरण पोषण की जिम्मेदारी है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको आप बता रहे हैं परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था? सर देखिए, जब तक हमने वो सब सहा और एफआईआर लॉन्च जब तक नहीं हुई थी, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब ये सब मीडिया में ये सब बात फैली है, हमने एफआईआर दर्ज करा दिया, उसके बाद सब इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स वहाँ से आने लगे। कुछ दिन पहले बड़े ऑफिसर्स भी आए, आज भी आए। अभी तक तो मतलब ऐसे कोई फाइनेंशियल हेल्प हमें तो नहीं मिली है। अब आगे मिलेगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। बाकी अभी तो ऑफिसर्स का बर्ताव कुछ मुझे सही तो लग रहा है अभी, लेकिन हमें कोई आर्थिक हेल्प नहीं मिली है। मतलब अब कोई आगे सहायता की कोई बात ऐसी अभी नहीं कही? अभी तो कुछ भी नहीं मिला है हमें। बाकी कह तो रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो हम कंसीडर करेंगे आपकी बातों को। हमने भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। बात करने आए थे तो हमने बोला सर ठीक है, हम सोच के बताएंगे, क्योंकि हमने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि हम इसके ट्रीटमेंट को लेके ही अभी सब पड़े हुए हैं, तो हम सोच के बताएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी बात को समझते हैं, ये वो, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जी एफआईआर वगैरह दर्ज कराने गई, घटना घटित हो गई, 2-3 दिन हो गए, तो कोई पुलिस वालों ने आप पे कोई ऐसा दबाव वगैरह बनाया, कोई ऐसा डराने धमकाने की कोशिश करी कि इस तरीके से मत कहो या मत एफआईआर दर्ज कराओ?
देखिए उन्होंने ये तो नहीं बोला कि एफआईआर दर्ज मत कराओ। उन्होंने ये हाँ, हमें डराने का तो कोशिश करा ही था कि तुम लोगों ने वीआईपी मूवमेंट के टाइम पे काट लगाई थी, क्योंकि हमें पता तो था नहीं कि वहाँ वीआईपी मूवमेंट है, कॉन्वॉय जानी है, हमें कुछ पता नहीं था। तो रोज़ की तरह हम वहाँ भी थे और अब कोई पुलिस भी तैनात थी नहीं और प्रायर नोटिस भी नहीं मिला था। अब बाकी काट वालों को मिला हो वो मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन नहीं पता था। अगर वीआईपी मूवमेंट भी अगर जाता है तो प्रशासन पहले से इल्तला करता है, कहता है कि ठीक है आप दूसरी जगह लगा लीजिए या फिर कुछ समय के लिए हटा लीजिए। तो इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें कोई नोटिस नहीं था, नहीं तो इतने मंदबुद्धि हम भी नहीं हैं कि हम ऐसी हरकत करेंगे ताकि हम अपनी सर पे ही मुसीबत ले लें। तो हमें कुछ बताया नहीं गया था, तो उस तरह से भी वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग रोड के किनारे लगा रखे हो, तुम काट गलत लगाते हो, इस तरह से कितने समय धमकाया। से लगा रहे थे आप? हमारा उस दिन 25वां ही दिन था 25 वही। और वहाँ से कई बार जेडीए या नगर निगम पास भी हुई है, तो उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं बोला। वो लोग हमेशा अच्छा बर्ताव किए हमारे साथ, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। और जब हम लोग एफआईआर लॉन्च वॉच करने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि हम भी एफआईआर लॉन्च करेंगे आपके खिलाफ़, आपने वीआईपी मूवमेंट को डिस्टर्ब किया है। हमें जब भी वीआईपी मूवमेंट को कोई डिस्टर्ब करता है तो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है हमें, ये सब करके हमें जो है डराने की कोशिश करी। कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात कर रहे थे वो हमसे। तो इसकी बात कर रहे थे आप। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? कौन कमाने वाला था? जिम्मेदारी किसकी है? जी सर, पापा के जाने के बाद मतलब हम लोगों ने सारी जिम्मेदारियां अपने लिए अपनी मतलब मैं, मेरी बहन और मम्मी, ये तीनों हम अपनी जिम्मेदारियां अपने पे रखते थे कि अब से हम अपनी जिम्मेदारियां अपने से ही देखेंगे। हालांकि पापा ने हमारे थोड़े बहुत जो चीज़ें उनके बस में थी वो करके ही गए थे कि ये लोग एकदम से किसी और पे डिपेंडेंट ना हो या मजबूर ना हो। तो बाकी हमने फिर कि पैसा के सारे एक साथ ख़त्म ना हो, तो हमने भी छोटी मोटी कोचिंग करना, पढ़ाना बच्चों को, ये सब हम हमेशा से देखते आए। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप लोग पढ़ाते भी थे, पढ़ाते एजुकेशन भी का? थे। जी सर, पढ़ाते भी थे। मेरी बहन जॉब भी करती थी और फिर जो है काम वाम करके तैयारी भी करती थी वो। फिर हमें ये लगा कि कितने साल किसकी नौकरी करेंगे, और प्रधानमंत्री ने भी बोला कि जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनो, सेल्फ स्वयं डिपेंडेंट रोजगार बनो, हाँ स्वयं रोजगार करो। तो हमने फिर वही सोचा कि खुद का कुछ करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो उसको आइडिया आया कि हमें हेल्दी कार्ट का मोमो करना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा, तो हमने वही स्टार्ट किया था। तो अब क्या लग रहा है कि सरकार से आपकी क्या मांग है और क्या कुछ आपके लिए सरकार बेहतर कर सकती है, प्रशासन जो है कर सकता है? जो घटना घटित हुई है उसको तो ठीक है नहीं कहते, लेकिन अब जो जो आपकी चिकित्सा वगैरह में खर्चा आ रहा है, परिवार के भरण पोषण में जो खर्चा आ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और आप बता रहे हैं कि सिस्टर और आप दोनों ही जो है कमाने वाले थे घर में। जी, सरकार से तो मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे पता है सरकार जो करेगी, जो फैसले लेगी, उनके साथ जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उनके साथ भी उचित कार्रवाई करेगी। नहीं तो अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे कोई एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होगा। ऐसे लोग, ये लोग अपनी वर्दी, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ गलत करेंगे और फिर जो है लोगों के मन में हम जो इनके लिए भरोसा है वो टूट जाएगा। तो मुझे यकीन है कि हमारा जो प्रशासन है वो उचित से उचित कार्रवाई करेगा, हमारे साथ न्याय होगा। और मुझे सीएम सर से ये अनुरोध है कि एक बार हमसे मिलने की कोशिश कर लें। जो भी वो हमारे लिए कर सकते हैं या हमारा जो भी सोचेंगे, हम समझेंगे, हमारा जो भी प्रस्ताव होगा हम उन्हीं के सामने रखना चाहते हैं, ताकि हम उनके सामने बेझिझक होके वो समझ सकते होंगे अच्छे से कि एक लड़की होने का और जिस तरह से उसका प्राइवेट पार्ट वगैरह झुलसे हुए हैं, उस तरह से वो समझेंगे कि उसके लिए भविष्य के लिए क्या उचित होना चाहिए, वो हम सब उन्हीं के सामने रखना चाहते हैं। और कोई नेता वगैरह मिलने के लिए आया आपसे? कोई दूसरी पार्टी का, विपक्ष का कोई नेता आया आपसे मिलने के लिए? जी हाँ सर, हमारे साथ मिलने तो आए थे, कांग्रेस के आए थे, आपके भी आए थे, वो सब आके मिल के हमारे साथ गए हैं। कुछ लोगों ने हमारी मतलब थोड़ी मदद भी की है फाइनेंशियली, तो ये सब हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब मदद हुई तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी, थोड़ी मदद हो रही है तो इसके लिए हमें सही लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। जयपुर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, खुद का रोज़गार कर रही हैं, और राजधानी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड कार्ट लगा करके साइड बिजनेस अपना व्यापार कर रहे हैं। उनके साथ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कई बार वो जो है कह नहीं पाते, कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आए दिन होती हैं। उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, ताकि नगर निगम प्रशासन हो
या पुलिस प्रशासन हो इस तरीके के रवैये ना अपनाए जो खुद का रोज़गार कर रहे हैं। जी। देखिए, अगर हमें सरकार हमारी बात सुनती है और हमारे अच्छे से अच्छी कार्रवाई करती है, तो एक अच्छा सा उदाहरण बन जाएगा और अच्छा सा न्याय मिल जाएगा, तो लोगों को सिस्टम पे, प्रशासन पे अच्छा सा भरोसा हो जाएगा। तो बाकी लोग फिर से अच्छे से काम करना, क्योंकि हमारे देश में रोज़गार की कमी है। पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी रोज़गार की कमी है। जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी रोज़गार की कमी है। तो लोगों के मन में यकीन हो जाएगा कि अब से हम अपना काम कर सकते हैं। वो सड़क पे चाहे उतर के काम करें, चाहे अपना खुद का काम करें। तो जब एक बार न्याय मिल जाएगा, लोगों को उम्मीद हो जाएगी हम अपना काम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से सरकार का भी बर्डन कम हो जाएगा कि उन्हें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग खुद रोज़गार देंगे, अपना रोज़गार करेंगे और बाकी लोगों को भी देंगे। तो इस हिसाब से फ़ायदा ही होगा और सरकार के लिए भी अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा है, बाकी सबके लिए भी अच्छा है। लोग काम करेंगे तो फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। फालतू की चीज़ें मतलब क्राइम नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी और बाकी क्रिमिनल हरकतें होती हैं जो वो नहीं होंगी। लोग अपने कामों में बिज़ी रहेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, तो उन सब से चीज़ों से बचा जा सकता है। लोग जितने अवेयर होंगे हर चीज़ के लिए, अपनी ज़िम्मेदारी के लिए, तो उतना अच्छा है। तो देखिए ये थी रिशु की सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं खुशबू गुप्ता। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि जब घटना घटित होती है, पुलिस प्रशासन जो यानी वीआईपी मूवमेंट होता है, मुख्यमंत्री का काफ़िला गुजरता है, तो वहाँ पर ये मौजूद थी और कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर जो है प्रशासन की गाड़ी आती है और वो कहीं ना कहीं वो गर्म पानी जो मोमोज़ का होता है वो डाल देते हैं। इनको नोटिस नहीं दिया जाता है और ना इनसे कहा जाता है, बस आते हैं और अचानक से एकदम से जो है कहीं ना कहीं पानी ढोल दिया जाता है, जिसमें जो रिशु गुप्ता हैं उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स हैं और बॉडी है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जल गई है। फ़िलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा आकर के मिलें और उनके सामने अपनी पीड़ा बता सके और परिवार का जो है भरण पोषण कैसे हो वो कहीं ना कहीं कोशिश करें मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा और जिम्मेदारी जो है निभाने की कोशिश करें। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।